गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, साथ ही उनके अंदर आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम कोवलेंट बॉन्ड की दो थ्योरी हैं जिसके द्वारा व्याख्या की जाती है। एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वीबीडी कहा जाता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एमओटी कहा जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में वैज्ञानिक हेटलर एंड लंदन ने 1927 में बताया, लेकिन ये थ्योरी ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं हुई। लेकिन इसकी पुनः व्याख्या पॉलिंग और सेटलर वैज्ञानिक ने 1933 में की, जिसने इनको कोवलेंट बॉन्ड की पूर्णतया इनकी व्याख्या कर और कोवलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल को समझाने का पूर्णतया प्रयास किया गया। जिसे जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें परमाणुविक कक्षक अतिव्यापन करके इलेक्ट्रॉन युग्मन करते हैं, जिससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब दोनों परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं यानी युग्मन होता है, तो उन दोनों ही परमाणुओं के मध्य है वो स्थानीयकृत भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड होते हैं। दोनों परमाणुओं के मध्य समान रूप से उनका पूर्णतः अधिकार होता है, जिससे एक स्टेबल बॉन्डिंग बनती है। जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उस दौरान निम्न प्रभाव दोनों परमाणुओं पर पड़ता है और उनके लिए मुख्य गुण स्थित होते हैं। जैसे परमाणुओं के ऑर्बिटल निश्चित दिशा के अंदर अतिव्यापन करते हैं और एक निश्चित दूरी पर आकर के वो ओवरलैपिंग हो जाते हैं। जब भी कक्षक ओवरलैपिंग होते हैं तो जितना अधिक ओवरलैपन होगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड भी उतना ही प्रबल बनेगा। तीसरा पॉइंट है, बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन लगभग समान ऊर्जा के होते हैं, यानी समान ऊर्जा वाले कक्षक अतिव्यापन करके इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। चौथा पॉइंट, बॉन्ड में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित होते हैं और साथ ही साथ उनकी जो स्थिति है वो यानी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होना चाहिए, जिसके कारण से उनमें अधिक अतिव्यापन होता है। पांचवा पॉइंट, ओवरलैपिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। जब भी परमाणु कक्षक अतिव्यापन करेंगे तो उनमें जो नए बनने वाले कक्षक हैं वो संकृत कक्षक कहलाएंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसके लिए अपने सबसे पहले उन्होंने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का उदाहरण लिया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखिए, एक हाइड्रोजन परमाणु है जिसके अंदर 1s1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है और दूसरे के अंदर भी 1s1, यानी एक Ha हाइड्रोजन एटम है, दूसरा Hb हाइड्रोजन एटम है। तो दोनों में जब ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनमें नाभिक के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है, जब भी दोनों परमाणु नजदीक आते हैं तो न्यूक्लियस के मध्य तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉन के मध्य भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक परमाणु का न्यूक्लियस और दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक उसी प्रकार Hb परमाणु के इलेक्ट्रॉन और Ha परमाणु के न्यूक्लियस के मध्य भी क्या होगा, आकर्षण होगा। जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जब समान अवस्था में हो जाएंगे तो उन परमाणुविक कक्षकों का अतिव्यापन होगा और साथ ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी और जिसके कारण से ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसमें 1s, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में एक ही s कक्षक है जिसके कारण से उसकी आकृति है वो गोलाकार होती है। तो दो हाइड्रोजन परमाणु जब एक दूसरे के समीप आएंगे तो उनमें ss कक्षीय ओवरलैपिंग होगी, जिसके कारण से ये अपने एक कक्षक है वो अतिव्यापन करेंगे। इस प्रकार से ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया है जिसे सॉसेज मॉलिक्यूल कहते हैं हाइड्रोजन को। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि सॉसेज मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल में पाया जाता है। तो एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है मॉलिक्यूल। कोवलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात दोनों संरचनाएं समान हो जाती है और इसके
जिसकी व्याख्या तरंग फलन समान ऊर्जा को दर्शाते हैं, जिसके कारण दोनों हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल मिक्स्ड होकर के दो नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से तरंग फलन समीकरण निम्न प्रकार से पाया जाता है। यानी साइन पॉजिटिव एक्सक्यूज में जब दोनों परमाणु के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल समानुपाती होता है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, साथ ही कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। यहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है तो बंध बनेगा, साथ ही कक्षकों में अतिव्यापन होगा, जिससे आकर्षण एवं प्रतिकर्षण संतुलित होकर के सिग्मा बंध बनाता है। और हिटलर एवं लंदन ने इसकी तरंग फलनीय व्याख्या की। यदि पोटेंशियल एनर्जी कर्व के द्वारा इसको दर्शाया जाता है तो इसकी निम्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो इसमें Ha यानी पहला हाइड्रोजन एटम और Hb क्या है, दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसके तरंग फलन को अपने साइन के द्वारा दर्शाते हैं। अतः साइन फर्स्ट बराबर साइन A फर्स्ट साइन B 2, इसको समीकरण 1 देते हैं। इसके पश्चात हाइड्रोजन एटम सेकंड Ha फर्स्ट साइन Ha1 Hb2, अतः साइन सेकंड इज इक्वल टू साइन A2 साइन B1। यानी एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक उसी प्रकार सेकंड हाइड्रोजन एटम का नाभिक है वो फर्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके इस प्रकार से दो समीकरण प्राप्त हुए हैं हमें। एक तो ये है साइन फर्स्ट वाला और दूसरा है साइन सेकंड वाला। तो इस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात दोनों संरचनाएं समान हो जाती है और इसके तरंग फलन समान ऊर्जा को दर्शाते हैं, जिसके कारण दोनों हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल मिक्स्ड होकर के दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसका तरंग समीकरण फलन निम्न प्रकार से होता है साइन पॉजिटिव। इसका मतलब आकर्षण बल होता है इनके अंदर, दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल। और आकर्षण बल किन के मध्य होगा, एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के मध्य। ठीक उसी प्रकार से दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और फर्स्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के मध्य। तो साइन पॉजिटिव बराबर C1 साइन फर्स्ट प्लस C2 साइन सेकेंड। इसी प्रकार से साइन नेगेटिव इज इक्वल टू C1 साइन फर्स्ट माइनस C2 साइन सेकेंड। यहाँ नेगेटिव इसलिए है कारण कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है, यानी नाभिक दोनों हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के मध्य और दोनों हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पर C1 और C2 है वो कांस्टेंट है और हाइड्रोजन के लिए C1 बराबर प्लस नेगेटिव C2। तो समीकरण 1 व 2 के अंदर, अब समीकरण 1 ये था अपना और समीकरण 2 ये है, तो इसमें इसका मान रखने पर यानी कांस्टेंट का मान रखो तो साइन पॉजिटिव बराबर C1 साइन A फर्स्ट साइन B सेकेंड प्लस C2 साइन A2 साइन B फर्स्ट। और दूसरी समीकरण है साइन नेगेटिव बराबर C1 साइन A सेकेंड साइन B2 माइनस साइन C2 साइन A2 और साइन B1। इस प्रकार से ये समीकरण है वो ये दर्शाता है कि दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो कार्य करते हैं, और जब ये संतुलित अवस्था में होंगे तभी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तरंग फलन की सहायता से ऊर्जा निकलती है, तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव आकर्षण बल कार्य करता है और जिससे सिग्मा बंध बनता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत स्थिति में होते हैं और ये बंध बनाते हैं, यानी एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसके विपरीत साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब इन दोनों परमाणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जो उच्च ऊर्जा स्तर है। साइन पॉजिटिव होने पर क्या होगा, ऊर्जा स्तर निम्नतम होगा, और जबकि साइन नेगेटिव होने पर क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर को दर्शाता है और जिससे बंध बनने की संभावना बहुत कम होती है, यानी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। इस स्थिति में दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होते हैं, यानी यदि एक हाइड्रोजन परमाणु का
एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन का क्लॉकवाइज है तो दूसरे हाइड्रोजन का भी क्लॉकवाइज होगा। इस प्रकार से ये बंध नहीं बनता है, यानी प्रतिकर्षण होने पर क्लॉकवाइज एक दिशा में होने से हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं, हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। तरंग फलन के कर्व को अपने निम्न प्रकार से समझा सकते हैं, यानी इसमें दो प्रकार से, एक तरफ तो एनर्जी को लेते हैं, दूसरी तरफ न्यूक्लियस डिस्टेंस को लेते हैं, यानी दोनों परमाणुओं की न्यूक्लियस के बीच की दूरी को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर ये एक साइन पॉजिटिव, यानी ये यहां से यहां तक साइन पॉजिटिव है, तो इसमें विपरीत इलेक्ट्रॉन चक्रण एवं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटल होने के कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। और साइन नेगेटिव बराबर, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान होने के कारण से, यानी कक्षीय एक ही दिशा में होने के कारण से इनमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक पाउलिंग और शेटलर ने 1933 में इस वीबीटी थ्योरी की व्याख्या की, लेकिन फिर भी उसके पश्चात भी वीबीटी है वो पूर्णतः कोवलेंट बॉन्ड को नहीं समझा पाया है, कारण कि उसमें कुछ कमियां पाई गई, जिसमें कमियां में नंबर 1 है क्या है कि ये वीबीटी है वो क्या है कि उदासीन मॉलिक्यूल की तो व्याख्या कर सकता है, लेकिन आयनित, जैसे अब H2 है, H2 मॉलिक्यूल तो बनता है वीबीटी के द्वारा, लेकिन H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, इन आयनों की ये बंध है वो व्याख्या नहीं करता है। इसी प्रकार से O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव है, ऐसे आयनों की व्याख्या नहीं करता है। नंबर 2, ये इसके द्वारा रिजोनेंस स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचना और कोवलेंट बॉन्ड में अनुनादी संरचना पाई जाती है, और साथ ही वास्तविक संरचना के मध्य ये व्याख्या नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है, कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के गुण भी होते हैं, जैसे H2 है, NH3 है, HCl है, इनमें क्या है कि आयनिक गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी व्याख्या वीबीटी नहीं करता है। चौथा पॉइंट है, O2 है वो पैरामैग्नेटिक है, जबकि O2 को वीबीटी के द्वारा इसकी डाइमैग्नेटिक व्याख्या करता है, यानी वीबीटी के अनुसार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो डाइमैग्नेटिक है, जबकि वास्तविक रूप से O2 है वो पैरामैग्नेटिक होता है। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को इसने कोई स्थान नहीं दिया है, यानी वैलेंस बॉन्ड के द्वारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की कोई व्याख्या नहीं की गई है, कारण कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जबकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर एक मॉलिक्यूल है या परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर परमाणु या मॉलिक्यूल की कोई व्याख्या नहीं होती है। थैंक यू।